विद्यार्थियों नमस्कार। गुड मॉर्निंग। यूजीसी हिंदी नेट की परीक्षा के लिए आप मेरे साथ जुड़िए और हम लोग तमाम विषयों को समझने का हर वीडियो में प्रयास करेंगे और कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपको अधिक से अधिक तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करें ताकि आपकी नेट की परीक्षा को पास करने और उन प्रश्नों को समझने में मदद मिले आपको और साथ ही साथ आपकी एक साहित्य की महत्वपूर्ण समझ बने। अगर आप लिखने पढ़ने की दुनिया में जाना चाहते हैं, आगे अध्यापक बनना चाहते हैं, पत्रकार बनना चाहते हैं या किसी भी क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए बेसिक समझ का होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप मेरे चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पूरा देखिए। आपको ज़रूर कुछ ऐसे तथ्य मिलेंगे, कुछ ऐसी बातें मिलेगी जो आपको मुकम्मल करने में मदद करेगी। हमने पिछले वीडियो में छायावादी कविता और काव्य की विशेषताओं पर बात की थी। इसमें हम लोग प्रगतिवादी, जिसको हम प्रोग्रेसिव कहते हैं, आगे की ओर बढ़ने वाले विचार और बढ़ने वाली सोच को जब हम समझने का प्रयास करते हैं, तो हिंदी की अगर प्रगतिशील कविता की बात करें तो 1936 का समय माना जाता है। एक मोटा मोटी समय है, लेकिन ऐसा ये नहीं है कि छायावाद साल के जो रचनाकार है, लेखक है, प्रगतिशील नहीं है, ऐसा नहीं है। हर कोई लेखक, हर रचनाकार अपने आप में प्रगतिशील होता है। और अगर उस समझा जाए उस लिहाज से, तो 1936 में जब प्रेमचंद ने प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता की थी लखनऊ में, तो उन्होंने अपने भाषण में भी कहा था कि अगर लेखक अपने स्वभाव से प्रगतिशील नहीं है तो फिर वो लेखक कैसा है। उसका स्वभाव ही प्रगतिशील होता है, वो उसका स्वभाव ही होता है कि चीजों को अगर ग्राम्य बनाया जाए, बेहतर देखा जाए, समझा जाए। तो हिंदी में जो प्रगतिशील जो चेतना आती है, वो मार्क्सवादी, जो कार्ल मार्क्स का जो विचार था, 1883 में कार्ल मार्क्स का जन्म होता है। नहीं, 1818 में जन्म होता है और 1883 में उनकी मृत्यु हो जाती है। उसने 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था और पूरी दुनिया में मजदूरों की एकता और उस समाजवादी और साम्यवादी सरकार के आने की घोषणा की थी। और उसने कहा था कि जनता लड़ेगी और जो इलीट वर्ग है, जो अभिजात्य वर्ग है, उस वर्ग की सत्ता खत्म होगी और आम आदमी, किसान, मजदूर मिलकर के सत्ता प्राप्त करेगा और सारी संपत्ति और सारी चीजों पर उसका अधिकार होगा। और मानव इतिहास का जो विशाल ही विराट संघर्ष है, वह क्या है? वो आर्थिक असमानता का संघर्ष है। इसलिए समानता के लिए संघर्ष लाजमी और चलता रहेगा। और आप देखते हैं उसके बाद 1917 में रूस में क्रांति होती है और पूरा जो पूरी शताब्दी है, पिछली शताब्दी पूरी साम्यवाद की या समाजवाद की शताब्दी है। 1989 में जब रूस का, सोवियत रूस जिसको बोलते हैं, उसका विघटन होता है और टूट जाता है। और पूरी दुनिया में आप देखते हैं जो लिबरलाइजेशन जिसकी हम बात करते हैं आजकल, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन की बात शब्द जो जिसका यूज करते हैं, वो सब वहीं से आता है। और भारत भी उसमें, मनमोहन सिंह विदेश मंत्री हुआ करते थे। मनमोहन सिंह, हाँ मनमोहन सिंह विदेश मंत्री नहीं, सॉरी मनमोहन सिंह की सर, हाँ विदेश मंत्री थे उस जमाने में। किस तरह से ये सारी चीजें आती है और भारत बाजार के लिए, पूरी दुनिया के लिए रास्ते खुल जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये इतिहास का जो चक्र है वो किस तरह से चलता रहता है। तो यहाँ पर मार्क्सवाद या साम्यवाद का मतलब है प्रगतिशील का जो विचार है या प्रगतिशील का विधारा है, वो मार्क्सवादी विचारधारा भी कहते हैं उसको। और उस मार्क्स की जो तमाम थॉट्स है, उसका प्रभाव यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और छायावादी कविता में ऐसा कोई प्रभाव नहीं है। छायावादी कविता सिर्फ रोमांटिसिज्म और मनुष्य की स्वतंत्रता, उन तमाम बातों, स्त्री और पुरुष के प्रेम, प्रकृति प्रेम की बातें कर रही थी। लेकिन प्रगतिशील कविता उन चीजों से बढ़ करके, हट करके आगे कहीं की बढ़ती नजर आती है। तो इसमें क्या है, एक शोषक वर्ग है, एक शोषित वर्ग है।
शोषक वर्ग कौन है? जिसके पास पूंजी है, संपदा है, पावर है, जो राजा है। तो किस प्रकार से वो अपने उस पावर के दम पर उस मजदूर वर्ग या सामान्य वर्ग का शोषण करता है। तो इसलिए मैंने कहा ना कि उसमें इसी चीज को तोड़ने की बात या इसको खत्म करने की बात कही है। इसका जो समय है ऑफिशियल रूप से जो कहते हैं ना, तो 36 से 43 तक का समय माना जाता है। और इसके जो प्रमुख कवि है उसमें केदारनाथ अग्रवाल है, नागार्जुन है, रामविलास शर्मा है, शिव मंगल सिंह सुमन है, रांगे राघव है, त्रिलोचन है, शमशेर भी है, उनको भी लिखा जाता है, मुक्तिबोध को रखा जाता है। तो तमाम कह सकते हैं कि मार्क्सवादी कवि है या प्रगतिशील कवि है। इसके अलावा मैंने कहा ना कि छायावाद काल के कवि भी प्रोग्रेसिव थे, लेकिन उनका जो प्रमुख विचार था वो इस प्रकार के विचार के साथ, मतलब उसमें आर्थिक जो वरिष्ठ समाज का उसको उन्होंने प्रमुखता से अपनी रचनाओं में अभिव्यक्त नहीं किया था। तो इसमें क्या करते सबसे पहले जो शोषित जो वर्ग है उसकी पीड़ा, उसके दर्द का अपनी कविताओं में चित्रण करते हैं, अपने गद्य में चित्रण करते हैं। प्रेमचंद की सारी रचनात्मकता देख सकते हैं आप। तो दिनकर जो ओज की और वीरता के कवि माने जाते हैं, और संस्कृति के 4 अध्याय जैसी किताब लिखी उन्होंने, रश्मि रथी लिखी। इतिहास, संस्कृति, परंपरा, तमाम विषयों को गद्य और पद्य दोनों में ही दिनकर ने अभिव्यक्त किया। तो दिनकर पर अलग से हम चर्चा करेंगे आपके सिलेबस के लिए, लेकिन या मोटा मोटी वो क्या कहते हैं उसके बारे में। उनकी कविता है कि श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती चिपक ठिठुर, जाड़े की रात बिताते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की कवि बनती है। श्वान यानी कुत्ते, यानी कुत्तों को तो दूध मिलता है, और जो भूखे बालक है वो भूख प्यास से मर रहे हैं, ठंड में मर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि एक तरफ तो जो पूंजीपति, जिसको आजकल पूंजीपति वर्ग कहा जाता है, क्योंकि सिस्टम लोकतंत्र आ गया है। पहले राजा महाराजा थे, सामंत लोग, तो उनके पास सब कुछ जागीरें थी। अब वो सारी शिफ्ट होकर के राजा तो फिर बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास आ गई है, या फिर बड़े बड़े नेताओं के पास आ गई, या बड़े जो सोकोल्ड पावरफुल लोग हैं उनके पास सब कुछ चला गया है। तो उस सारी चीजों को बता रहे हैं। फिर शोषक वर्ग के प्रति जो घृणा है, जो आमतौर पर कुलीन वर्ग ये मान के चलता है कि जो सामान्य जो वर्ग होता है, वो जो गरीब लोग होते हैं वो अपने स्वभाव से कहते हैं, मतलब चोर होते हैं, बेकार होते हैं, वो किसी काम के नहीं होते, और उनके कारण ही समाज में गंदगी फैली हुई है। लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पाते कि ये लोग गरीब क्यों हैं, इनकी गरीबी का कारण क्या है आखिर। जो रेणु मेला अंचल में बताते हैं ना, अशिक्षा और अज्ञानता, शिक्षा नहीं है, गरीबी है। जब आपको ज्ञान नहीं होगा तो आप प्रोग्रेस कैसे करेंगे। तो उस तथ्य की बताते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो जिसको जर्मनी के दार्शनिक ग्रामशी, जो बाद में कार्ल मार्क्स के विचारों को ही आगे बढ़ाने का काम करते हैं, वो भी इस तथ्य को कहते हैं कि जो हेजेमनी है, उन्होंने दो शब्दों का इस्तेमाल किया, हेजेमनी और हायरार्की। हेजेमनी मतलब होता है उच्च वर्ग का दबाव, शोषण, और हायरार्की मतलब बंटवारा। जो हमारे हिंदू धर्म है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, ये जो डिवाइडेशन हमने कर रखा है, एक ऊपर एक नीचे, फिर नीचे फिर नीचे, तो कह रहा है कि जब तक इस प्रकार का हायरार्की समाज में रहेगी तब तक हम समाज को इक्वल होने का दावा हम नहीं कर सकते हैं। तो उन सारी चीजों को मिटा करके ही हम समाज में इक्वलिटी ला सकते हैं। फिर साहित्य क्या करता है कि धर्म, मैंने कहा ना कि आधुनिक चेतना धार्मिक चेतना को काउंटर करती है। तो इसमें भी धर्म की आलोचना है और ईश्वर के प्रति अनास्था है। दिनकर ही कहते हैं, क्या कहते हैं कि भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन भाग दूसरे जन का। हालांकि जब भाग्य की बात होती है, आप भाग्य के आवरण में आकर के बहुत सारे पाप पुण्य करते हैं, और आप उस तमाम विशाल समूह का जो अधिकार होता है, उसकी जो आर्थिक संपदा होती है, उस पर कब्जा किए रहते हैं, और कहते हैं कि ये तो मुझे ईश्वर ने दिया है।
तो उस चीज को भी वो खारिज करते नजर आते हैं। तो इसलिए कवि से उम्मीद करता है कि कवि कुछ लोगों में चेतना पैदा करने वाले भाव को अभिव्यक्त करे। और बाल कृष्ण शर्मा नवीन क्या कहते हैं कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए एक हिलोर उधर से आए। यानी कुछ ऐसा भाव आप सुनाओ, कुछ बात को जिससे कुछ बेचैनी पैदा हो। ये रोज का राग सुन सुन के बोर हो चुके हैं, वो सब नहीं चाहिए हमें। और फिर क्या करें कि जिसका नाम ले ले नाम, जिसका ले ले नाम युगों से मांस लुटाते तुम रोए, किंतु न चेता जो निशी वासर और क्षुधा तुर तुम सोए। कह रहे हैं कि जिसके नाम से तुम सब कुछ लुटाते रहे और रात खत्म होगी, निशी सुबह होगी, फिर भी तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, कब तक लूटते रहोगे। ये भी रामेश्वर शुक्ल अंचल की कविता है। फिर पंत क्या कहते हैं कि गा कोकिल बरसा पावक कण, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। पंत कह रहे हैं बात, वो छायावाद काल के कवि है, लेकिन देखिए मैंने कहा ना कवि स्वभाव से प्रगतिशील होता है, लेखक रचनाकार। अगर उसके स्वभाव में ही प्रोग्रेसिव नहीं तो फिर क्या करेगा वो। ये बात मैंने कहा ना कि 1936 में जो प्रोग्रेसिव एसोसिएशन प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन होता है, प्रथम अधिवेशन लखनऊ में, और उसमें जो उद्देश्य क्या था, साहित्य का उद्देश्य विषय था, वो तो उसमें प्रेमचंद ये बात कह रहे थे। और वो अच्छा नहीं, बहुत अच्छा निबंध है वो। आप पढ़ेंगे तो प्रेमचंद का जो दृष्टिकोण है, प्रेमचंद की दृष्टि है, उसके बहुत सारे संदर्भ हमें समझ में आएंगे कि एक लेखक की सोच किस प्रकार की होनी चाहिए। वो समाज के बारे में क्या सोचता है, जन के बारे में क्या सोच, लोग के बारे में क्या सोचता है। इसलिए पंत कह रहे कि हे कोकिल कुछ ऐसा गा, गा कोकिल बरसा पावक कण, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन, जीर्ण पुरातन, इस प्रकार की बात करें। फिर मैंने कहा ना क्रांति की भावना, परिवर्तन की बात कहते हैं वो। तो केदारनाथ अग्रवाल जो हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि, वो क्या कहते हैं कि काटो काटो काट कर लो, साहित्य और कुसाहित्य क्या है, मारो 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 हसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है। तो फिर यहाँ मार्क्सवाद में तो हिंसा के माध्यम से ही क्रांति परिवर्तन की बात कही गई है। और गांधी जी का जो विचार है वो अहिंसा की बात करता है। वो अलग डिबेट का विषय है, उस पर हम बाद में बात करेंगे भी और विषय के माध्यम से, लेकिन यहाँ जो बात होती है वो महत्वपूर्ण है। फिर स्त्री का चित्रण है, स्त्री की संघर्ष की बात करती है और सामाजिक यथार्थ का चित्रण करते हैं लोग, उनकी शैली अलग है। निराला खुद जो छायावादी कवि है लेकिन प्रोग्रेसिव विचार किस प्रकार से उनकी कविताओं में अभिव्यक्त होता है। उनकी तोड़ती पत्थर कविता आपने सुनी ही होगी, बहुत फेमस कविता है वो, कि वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तो रुमाली काटा लेगा, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन। तो बहुत छोटी कविता है, लंबी कविता, बहुत अच्छी कविता है। तो कहने का आशय ये है कि जो प्रगतिशील जो कविता है वो समाज की जो विषमता है, उन विषमता बोध को हमारे सामने अभिव्यक्त करती है। और नागार्जुन जो प्रगतिशील कवि के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उनका जन्म 1911 में हुआ था और 1998 में उनकी मृत्यु हो गई थी। मिथिला में भी लिखते थे, मैथिल भाषा के भी महत्वपूर्ण कवि थे, लेकिन हिंदी कविताओं में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। बौद्ध विचारों से बहुत प्रभावित थे। उनका जो मूल नाम था वो मेदिनाथ मिश्र है, और उनको घुमक्कड़ के नाम से भी जाना जाता है। जो अज्ञे को भी घुमक्कड़ कहते हैं, यायावर कहते हैं। राहुल सांस्कृतिक को भी हिंदी का घुमक्कड़ या यायावर कहा जाता है। तो बाबा नागार्जुन के साथ भी कुछ ऐसा ही था। देखिए उनकी जो रचनाएं है उसमें युग धारा 1956 में आती है, सतरंगी पंखों वाली 1959 में, प्यासी पथराई यहाँ की 1962 में आती है, भस्मांकुर तुमने कहा था। तो नागार्जुन की जो रचनात्मकता है उसमें ये सारी चीजें उनकी उनकी कविताएं बहुत फेमस कविताएं, प्रेत का बयान, काली माई, अकाल और उसके बाद, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, वे और तुम, पाषाणी, सिंदूर तिलकित भाल, रविंद्र के प्रति उनके उपन्यास से, रतिनाथ की चाची, बाल बलचनवा, वरुण के बेटे, दुख मोचन, कुंपी पाक, अनुवाद भी किया उन्होंने संस्कृत से, मेघदूत, गीत गोविंद, विद्यापति की पदावली का। मैंने कहा ना कि उनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र है।
और हिंदी में वे या मैथिली में वो यात्री के नाम से लिखते थे, और हिंदी में उनका नाम नागार्जुन पड़ जाता है। और नागार्जुन को प्रतिष्ठा दिलाने वाले मैनेजर पांडे थे, विजय बहादुर सिंह से तमाम लोग थे, जिनके साथ उनका काफी घनिष्ठ संबंध था, घूमते रहते फिरते रहते थे वो। दीपक पत्रिका का संपादन भी किया उन्होंने। बौद्ध धर्म में दीक्षा लेकर के वो नागार्जुन हो गए थे। प्रगतिवादी काव्य धारा का में महत्वपूर्ण स्थान है उनका, तो ये उनकी कविता की विशेषता है। फिर उसके बाद केदारनाथ अग्रवाल, जो पेशे से वकील थे। उत्तर प्रदेश में जो बांदा एक छोटा सा जिला है, शहर है, उसमें रहते थे। और 1911 में उनका जन्म हुआ था और 2000 में उनकी मृत्यु हो गई थी। रामविलास शर्मा जी ने उन पर बहुत लिखा, उनके मित्र भी थे, तो उस लिहाज से भी उनको महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। उन्होंने उन्होंने भी बहुत सारी कविताएं लिखी है। युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, समय समय पर अपूर्वा। सोवियत लैंड पुरस्कार मिला इनको, साहित्य जेडी पुरस्कार मिला। साम्यवाद प्रति दृढ़ आस्था, अमेरिका में पेशे से वकील थे। फिर शिव मंगल सिंह सुमन, 1916 में इनका जन्म होता है, और ये भी उसी प्रकार से रोमांटिक कविताएं शुरू शुरू में लिखते रहे। फिर त्रिलोचन 1917 में जन्म होता है और 2007 में उनकी मृत्यु हुई थी। त्रिलोचन का भी महत्वपूर्ण स्थान है इस प्रगतिशील काव्यधारा में। धरती मिट्टी की बारात, मैं उस जनपद का कवि हूँ, बहुत फेमस कविता है, कविता संग्रह है उनकी। धरती यानी कि प्रकृति, धरती की सौंधी गंध बहुत इनकी कविताओं में नजर आती है। तटस्थता और भावुकता का समावेश है। फिर आंगे राघव, जो मूलतः गद्यकार थे। अजय खंडहर, मेधावी, पांचाली, राह के दीपक। लेकिन इनकी क्या है, मेरे पास डेटा भी याद नहीं आ रहा मेरे को। तो इस प्रकार से मोटा मोटी ये प्रगतिशील कवि है, लेकिन मैंने कहा ना कि रचनाकार तो अपने स्वभाव से प्रगतिशील होता है। अगर उस दृष्टि से भी समझेंगे तो प्रगतिशील काव्यधारा का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है।